हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बीएसएससी क्लासेस में। आज हम लोग इटली में एकीकरण पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर 1 था यूरोप में राष्ट्रवाद, और उसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था इटली में एकीकरण। इटली में एकीकरण आज हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि इटली में एकीकरण का शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में ये पूरा एकदम गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला 19वीं सदी। 19वीं सदी मतलब क्या होता है? 19वीं सदी का आने का अर्थ है कि 1800 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक के समय को हम लोग बोलते हैं 19वीं सदी। क्या बोलते हैं? 19वीं सदी। तो 19वीं सदी तक इटली एकमात्र ऐसा जगह था जहां पर कई स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र राज्य कहने का मतलब ये एक ऐसा जगह था, इटली देश ऐसा देश था जहां पर अलग अलग राज्य में अलग अलग शासक होते थे और अलग अलग उनका संविधान चलता था। 19वीं सदी तक ये एकमात्र ऐसा राज्य थे या एक ऐसा मात्र जगह थे। इटली के एक राष्ट्र के रूप में, यानी कि इटली जो थे ये एक राष्ट्र के रूप में, जैसे अलग अलग राज्य था तो उसको एक राष्ट्र के रूप में नहीं होने का सबसे पहला कारण था भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के साथ साथ अन्य समान कारण भी थे, जैसे मान लीजिए धार्मिक कारण भी था। इसमें धार्मिक कारण भी था जिस कारण से आदमी इटली का एकीकरण नहीं कर पा रहे थे। लोगों में मतलब ज्ञान की कमी थी जिसके कारण से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। यहाँ लिखा हुआ इटली के एक राष्ट्र के रूप में भौगोलिक समस्या के साथ साथ अन्य समस्या भी थी। यानी कि भौगोलिक समस्या तो था ही कि ये सभी आसपास नहीं है, कुछ कुछ दूर दूर पड़े, लेकिन उसके साथ साथ और अन्य समस्या थी। लोगों में धार्मिक के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी, किसी में ज्ञान की कमी है, तो ये सब कारण से इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इटली में ऑस्ट्रिया व फ्रांस जैसे विदेशी का हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप मतलब होता है कब्जा। हस्तक्षेप मतलब कब्जा। इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये दोनों का कब्जा था, जो कि चाह रहा था कि इटली कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं आए। यहाँ के संसाधन का दोहन ऑस्ट्रिया और फ्रांस मिलकर अच्छे से करे। यहाँ की विधि व्यवस्था पर अपना अधिकार ऑस्ट्रिया और फ्रांस ही दिखाए, जिस कारण से इटली को एक राष्ट्र के रूप में नहीं होने देते थे। ये था कि इटली में ऑस्ट्रिया व फ्रांस जैसे शक्तिशाली विदेशी का हस्तक्षेप यानी कब्जा था, जो कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। अगला है इटली की राजधानी रोम, जहां पोप का अधिकार था। इटली की राजधानी कहाँ थी? रोम। कहाँ थी? रोम। रोम में पोप का अधिकार था। पोप होता है जैसे मान लीजिए पादरी वर्ग का जो सबसे ऊपर, जिसको हम लोग जिसे फादर बोलते हैं, फादर फिल्म में आप लोग देखते होंगे गॉड फादर होता है, उसी प्रकार पोप होते थे। पादरी के जो हेड होते थे उनको बोला जाता है पोप। तो राजधानी कहाँ थी? रोम, यानी कि इटली का राजधानी है रोम। यहाँ पर अधिकार था पोप का। किसका अधिकार था? पोप का, यानी पादरी के जो पंडित थे उनका अधिकार था पोप का। ये चाहते थे इटली का एकीकरण हो, यानी कि पूरा इटली एक राष्ट्र के रूप में दिखे। पोप चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से। पादरी वर्ग का सभी व्यक्ति सिर्फ इटली में रहे, बाकी बात सभी वहां से पलायन कर जाए, जिस कारण से ये इटली का एकीकरण नहीं कर पाए, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ क्या था कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, जो कि कोई भी देश वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी कोई भी रहे, सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, सभी समान रूप से रहना चाहिए, तभी किसी देश का विकास हो सकता है। तो पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण हो, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से जो कि संभव नहीं हो पाया। ये चाहते थे कि हमारे जो वर्ग के व्यक्ति है, हमारे जो लोग धर्म के व्यक्ति है, वो सभी एक साथ रहे और वही सभी मिलकर इटली का निर्माण करे। बाकी जितने भी अन्य कास्ट के हैं, अन्य धर्म के हैं, वो सभी इटली से पलायन कर जाए। अगला है ये सभी विसंगतियां के बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी। ये सभी परेशानी था, एक राष्ट्र के रूप में नहीं है, इटली का भौगोलिक समस्या है, उसके साथ साथ इटली पर ऑस्ट्रिया फ्रांस का अधिकार है, उसकी राजधानी रोम है, उस पर पोप का अधिकार है। पोप चाह रहा धार्मिक दृष्टिकोण से इसका एकीकरण हो, परंतु ये सब के बावजूद, यानी ये सब जो हो रहा है, ये सब के बावजूद वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है। राष्ट्रीयता तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी, और उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस में होने वाली क्रांति। मुख्य रूप से फ्रांस में होने वाली क्रांति का प्रभाव, यानी वहां जो घटना घट रही थी उसी का प्रभाव किस पर पड़ा? इटली के एकीकरण पर। किस पर? इटली के एकीकरण पर। जब नेपोलियन इटली को जीता था, जीता मतलब इटली को 1804 ईस्वी में इटली पर कब्जा कर लिया था। कौन? नेपोलियन। जब नेपोलियन इटली पर 1804 ईस्वी में कब्जा किया तो इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया था। सबसे पहला सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा लिगुलियन गणराज्य, तीसरा ट्रांसपेडेन गणराज्य। इन्होंने अच्छे ढंग से तीनों राज्यों में यानी गणराज्य में बांटकर
यहाँ पर अपना मॉडल लाए थे जिनको बोला जाता है नेपोलियन कोड। क्या बोला जाता है? नेपोलियन कोड। यहाँ लिख देते हैं नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड क्या था? ये अपना विधि व्यवस्था संविधान बनाए थे अपने राज्य में, अपने शासन काल में, उसी को बोला जाता है नेपोलियन कोड। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन आक्रमण किए थे इटली पर और 1804 ईस्वी में वहां पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद वहां पर 3 गणराज्य का स्थापना किए, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य। जब ये यहाँ पर अधिकार किए उसके बाद ये समझते थे कि कहीं का भी विकास तभी हो सकता है जब वहां का मार्ग सुदृढ़ हो। मार्ग मीन्स रास्ता सुदृढ़ हो। इन्होंने सबसे पहले इटली के रास्ते, यानी इटली जिस रास्ते से व्यापार कर रहा है उस मार्ग को सुदृढ़ करना शुरू किए और हद तक ये सही कर दिए थे। कौन? नेपोलियन। ठीक ना। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ। तो ये सब किस्सा कहानी हम पहले बता चुके हैं कि नेपोलियन जो था ये इतना अच्छा शासन व्यवस्था चलाने लगा जिस कारण से जितना भी उस समय का शक्तिशाली देश था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सभी इसका दुश्मन बन गया। ये चाहता था अब इसको हराए। अब उस सबसे लड़ने के लिए, शक्तिशाली राष्ट्र से लड़ने के लिए इसको चाहिए क्या? सेना। ये जबरदस्ती अपने राज्य से सेना का गठन करने लगे, जिससे जनता भी इनके विरोध में आ गई, जिस कारण से ये युद्ध हार गए थे 1814 ईस्वी में और नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन का पतन कहने का मतलब है कि नेपोलियन का शासन खत्म हो गया। कहां से? इटली पर से। कहां से? इटली पर से नेपोलियन का शासन खत्म हो गया। और ये कब से हुआ था? वियना सम्मेलन के बाद। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, उसके बाद नेपोलियन का वहां पर पतन हो गया। फिर से वहां पर पुरानी विधि व्यवस्था चल रही थी। कैसी विधि व्यवस्था? जहां पर राजशाही शासन व्यवस्था हो। तो पुराने रूप में लाने के लिए इटली को 2 राज्य, पिडमाउंट व सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। यानी कि पुराने रूप में पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इटली को 2 भाग में बांट दिया। बांटा नहीं, 2 राज्य को एक कर दिया, पिडमाउंट, सार्डिनिया, ये दोनों को एकीकृत कर दिया। इसको एकीकृत किया। अब यहीं से इटली के एकीकरण की होड़ लग गई। अब यहाँ से सभी कोई प्रयास करने लगे कि इटली का एकीकरण हो जाए। ये था इटली के एकीकरण का शुरुआती चरण कि इटली का एकीकरण कहां से कैसे शुरुआत हुआ। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। 19वीं सदी तक इटली एकमात्र ऐसा जगह था जहां पर कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र नहीं निर्माण कर पाए थे। इटली के एक, जैसे हम लोग के भारत में था पहले जम्मू कश्मीर एक अलग उसका संविधान था और हमारे भारत का अलग संविधान था। लेकिन जब से धारा 370 वहां पर ढीला हो गया, मीन्स हट गया है, तब से हम पूरा भारत पर समान संविधान चलता है। जम्मू कश्मीर में भी वही और हमारे यहाँ भी वही, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो वही था, इटली में भी अलग अलग राज्य का अलग अलग संविधान था। तो 19वीं सदी तक इटली एकमात्र ऐसा जगह था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इटली के एक राष्ट्र होने के रूप में भौगोलिक समस्या भी थी, उसके साथ साथ अन्य समस्याएं भी थी, जैसे धार्मिक समस्या, ज्ञान की कमी थी, ये सभी। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी हस्तक्षेप कब्जा था। यानी हस्तक्षेप करने का मतलब उसका कब्जा था। यानी इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का कब्जा था, जिस कारण से उसको एकीकृत नहीं होने दे रहे थे। उसके साथ साथ इटली की राजधानी रोम में पोप का अधिकार था। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम में किसका अधिकार था? पोप का। पोप कौन होते थे? तो उसके जो जाति के सबसे ऊपरे वर्ग के व्यक्ति होते थे, जिसे पंडित होते हैं, वो होते थे पोप। पोप का इच्छा था इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से हो, यानी धर्म के आधार पर इटली का एकीकरण हो, जो कि संभव नहीं हो पाया। ये सभी विसंगतियां, यानी ये सभी परेशानियों के बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से, यानी जब से 19वीं सदी शुरुआत हुआ उस समय से ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। मुख्य रूप से फ्रांस में होने वाली घटना का प्रभाव यहाँ पड़ रहा था। जो 1830 की क्रांति हुई थी, 48 की क्रांति हुई थी, 1789 की क्रांति हुई थी, वो सभी का प्रभाव इटली के एकीकरण में पड़ा था। जब नेपोलियन इटली को जीता था 1804 ईस्वी में, पूरा इटली में 3 गणराज्य को बनाया था, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य, ट्रांसपेडेन गणराज्य। ये सभी गणराज्य बनाने के बाद उन्होंने यहाँ के मार्ग को सुदृढ़ किए, अच्छा किए, यहाँ की विधि व्यवस्था को अच्छा किए। परंतु नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हो गया। उसके बाद यहाँ पर पुरातन व्यवस्था आई। पुरातन व्यवस्था क्या होती थी? जो पहले ऑस्ट्रिया के द्वारा चलाया जाता था राजतंत्र, राजशाही, वैसी व्यवस्था। तो पुराने रूप में फिर से इटली को लाने के लिए 2 राज्य, पिडमाउंट और सार्डिनिया दोनों को एक कर दिया, यानी एकीकृत कर दिया गया। इस प्रकार से इटली के एकीकरण की दिशा तय हो गई। यहाँ अनेक बुद्धिजीवी व्यक्तियां हैं जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाए, जिसमें सबसे पहले थे
उसके बाद आए थे काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, और एक था विक्टर इमैनुअल। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम लोग मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।